हेलो स्टूडेंट्स, चलिए चालू करते हैं लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 का नाम क्या है? एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन। ये पर्टिकुलर चैप्टर में आपको कंपनी सेक्रेटरी से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उसके बारे में एलिमेंट्स बताए गए हैं, बेसिक चीज़ें बताई गई है कि क्या होती है। CSET में मेरे हिसाब से सबसे अच्छा चैप्टर जो है वो यही है। इसमें आपको सारी की सारी A से लेकर Z तक सारी की सारी चीज़ें बताई गई है कि CS कहाँ पर रजिस्टर्ड है, CS की गवर्निंग बॉडी क्या है, CS का मोटो विजन मोटो क्या रहता है, CS क्या क्या काम करता है, CS के क्या क्या फंक्शंस रहते हैं, व्हाट इज द स्कोप फॉर CS, सो ऑन सो फोर्थ। क्लियर? ठीक है बेटा, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चालू करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर। और ये चैप्टर बेटा बेसिकली देखा जाए तो करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज जैसा पूछा जाता है। इस चैप्टर में बेसिक एलिमेंट्स के साथ साथ आपको एक चीज और पूछी जाती है कि इस साल ICSI के इवेंट्स कहाँ पर हुए थे, उसका मोनो क्या था, उसका मोटो क्या था, मैटर ऑफ डिस्कशन क्या था, व्हाट वाज द प्लेस। ये सारी चीजें इस चैप्टर का एक क्रूशियल पार्ट बनती है। चलिए, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ICSI is the only recognized professional body in India to develop and regulate the profession of company secretaries in India। बेटा ICSI जो है एकमात्र रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी है जिसका मेन काम क्या है, कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया वाले प्रोफेशन को क्या करना, डेवलप करना और रेगुलेट करना। क्लियर बेटा? इट इज अ प्रीमियर नेशनल प्रोफेशनल बॉडी सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इंपॉर्टेंट है, इट इज द ओनली बॉडी आज की डेट में विच इज सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है बेटा, CS जो है वो पार्लियामेंट के अंडर काम करता है, पार्लियामेंट के अंडर प्रोफेशनल बॉडी है ये, जो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 के थ्रू गवर्न होती है। चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ICSI इज द रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया। ठीक है, ये प्रीमियर नेशनल प्रोफेशनल बॉडी है विच इज सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर? इसके बाद हमने देखा इट इज गवर्न अंडर कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। क्लियर? ICSI जो मेन फंक्शन करता है बेटा वो फंक्शन करता है अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर बेटा? अब इंस्टीट्यूट जो है वो टॉप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है CS को, ताकि CS का स्टैंडर्ड क्या हो पाए, मेंटेन हो पाए। डन? आया? डन। इसके बाद है मोटो विजन, मोटो विजन मिशन एंड कोर वैल्यू ऑफ द इंस्टीट्यूट। कि हर कई पर्टिकुलर जो भी प्रोफेशनल बॉडी होती है वो एक बेस के साथ काम करती है, इनका एक क्या रहता है, पिलर रहता है जिसके बेसिस पर ये काम करती है। तो ICSI के क्या कोर वैल्यूज है, क्या मोटो है, किस चीज को विजन रखते हुए, मिशन रखते हुए ये काम करती है। मोटो इज बेसिकली बेटा कि आप कौन सी आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए एक पर्टिकुलर चीज के लिए काम कर रहे हो, उसे क्या बोला जाएगा, मोटो। आप किस पर्टिकुलर चीज को अचीव करना चाहते हो, दैट इज योर विजन, एंड आप उस चीज को कैसे अचीव कर सकते हो, दैट इज पर्टिकुलरली योर मिशन। तो आपको मोटो, विजन और मोटो समझ में आया। इसके बाद हम देखते हैं मोटो क्या रहेगा। तो मोटो रहेगा सत्यम वदम धर्मम चर। इंपॉर्टेंट है, सत्यम वदम धर्मम चर मतलब क्या होता है बेटा, स्पीक द ट्रूथ, अबाइड बाय लॉ। आप हमेशा सही बोलोगे और हमेशा जो भी लॉ है उसका पालन करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट इज विजन। विजन क्या कहता है, टू बी ए ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब क्या होता है कि किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर को चलाने के लिए सिस्टमेटिक मैनर में गवर्नमेंट ने सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाकर रखे हुए हैं। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हर कंपनी सिस्टमेटिक मैनर में फॉलो करे, ग्लोबल लीडर रहे इंडिया, ये इनका क्या है, विजन। और ये किस तरीके से अचीव कर सकते हैं विजन, तो उन्होंने बोला टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स। क्या किया जा सके, एक हाई कैलिबर प्रोफेशनल डेवलप करे फॉर फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्लियर है कि भाई हम क्या करें, हाई कैलिबर प्रोफेशनल डेवलप करें जो क्या करेगा, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फैसिलिटेट करेगा। तो आई होप सो विजन
मिशन, मोटो आपको क्लियर होगा। मोटो क्या है? स्पीक द ट्रूथ, अबाइड बाय लॉ। दूसरा है आपका विजन। विजन क्या कहता है? टू बी ए ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और मिशन क्या कहता है? टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्लियर बेटा? ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कोर वैल्यूज। कोर वैल्यूज मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप या कम्युनिटी जो है अपने प्रोफेशनल बिहेवियर और पर्सनल बिहेवियर को इंडिविजुअली और कलेक्टिवली एक बेस बनाते हुए क्या कर रही है? एक प्रोफेशन को कैरी फॉरवर्ड कर रही है। तो आईसीएसआई जो है वो आइडेंटिफाई करता है खुद को और अपने मेंबर्स को कि उन्हें ये फॉलोइंग कोर वैल्यूज को फॉलो करना चाहिए। पहला है इंटीग्रिटी, दूसरा है एथिक्स, तीसरा है रिलायबिलिटी, चौथा है ओनरशिप एंड फिफ्थ वन इज बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक। क्लियर बेटा? सबसे पहला क्या है? कोर वैल्यू, इंटीग्रिटी से काम करेंगे। दूसरा एथिक्स की तरफ ध्यान देंगे। तीसरा रिलायबिलिटी वाला काम करेंगे। चौथा ओनरशिप एंड फिफ्थ इज बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक। अब फटाफट हम देखते हैं कि इंटीग्रिटी क्या होता है। तो इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है? कि हम साथ में मिलकर काम करें और एज ए कलेक्टिव हम क्या करें? कोई भी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिलीवर करें। क्लियर बेटा? कि भाई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ये काम नहीं है, इट इज ग्रुप एक्टिविटी, कलेक्टिव एक्टिविटी। तो साथ में मिलकर आपको क्या करना पड़ेगा? कोई भी पर्टिकुलर चीज को फुलफिल करना पड़ेगा। तो एज एन इंटीग्रिटी conveys a sense of wholeness and strength. Members shall be guided by a set of core principles that will empower them to remain consistent with high standards. क्लियर है बेटा? कि हम साथ में मिलकर काम करें, एक ऑनेस्टी, जेनरोसिटी, ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, लॉयल्टी और मैच्योरिटी के साथ क्या करें? काम करें। इंटीग्रिटी बेटा समझ में आया आपको? कि साथ में मिलकर कलेक्टिवली हम क्या करें? काम करें। नेक्स्ट इज एथिक्स। एथिक्स मतलब क्या होता है? तो एथिक एक ग्रीक वर्ड इथोस से आया है जिसे बोला जाता है कैरेक्टर या कस्टम। तो एथिक्स अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ये होता है कि हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। ठीक है? इट मीन्स possessing a sense of right and wrong। तो सीएस को हमेशा ये पता होना चाहिए कि भाई क्या सही है, क्या गलत है। तो उसे हमेशा अपने प्रोफेशन को हाई एस्टीम के साथ होल्ड करते हुए नीड टू चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग और एथिकल प्रैक्टिस को प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट इज बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक। उसे हमेशा अपने स्टेक होल्डर के वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए, उनका सेंस देखते हुए क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इज द एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड कमिटमेंट। तो सीएस का ये काम रहता है कि वो जो भी काम करे वो एक स्ट्रिंजेंट प्रोसेस के थ्रू फॉलो हो, एक रिलायबिलिटी हो कि भाई साहब जो भी कह रहे हैं वो 100% क्या हो? सही हो, एक भरोसे के साथ लोग उसको फॉलो कर पाए। ये उसकी क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट यूएसपी होना चाहिए। नेक्स्ट इज ओनरशिप। ओनरशिप क्या कहता है? तो इट इज सिनोनिमस फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड एम्पावरमेंट। क्लियर है? तो ओनरशिप मतलब क्या होता है? तो उन्होंने बोला सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड एम्पावरमेंट। तो आप सीएस जो भी काम करेगा उसका क्या होना चाहिए? एक सेंस ऑफ ओनरशिप होना चाहिए कि भाई मैंने ये काम किया है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द राइट्स एंड द रॉन्ग्स जो भी कंपनी में, कॉर्पोरेट में हो रहा है। डन। नेक्स्ट इज बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक, कि आपको हमेशा स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, ताकि वो क्या कर पाए? अपने गोल्स को सिस्टमेटिक मैनर में एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव कर पाए। आई होप सो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा बेटा। नेक्स्ट इज कंपनी सेक्रेटरी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी क्या कहता है? सब क्लॉज सी क्या कहता है कि कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 में कंपनी सेक्रेटरी का डेफिनेशन क्या कहता है? क्या कहता है बेटा? तो इट मीन्स अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई। हर वो पर्टिकुलर पर्सन जो आईसीएसआई का मेंबर है वो क्या माना जाएगा? कंपनी सेक्रेटरी माना जाएगा।
क्लियर। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में भी कंपनी सेक्रेटरी वर्ड को डिफाइन किया हुआ है, जो ये कहता है कि कंपनी सेक्रेटरी मतलब वो पर्सन जिसे अपॉइंट किया गया है अंडर कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। तो जो सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 सब सी का पोर्शन या डेफिनेशन है, वही उन्होंने क्या किया है सेक्शन 2 सब क्लॉज 24 में डिफाइन किया हुआ है कि वहां पर कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में जो डेफिनेशन देकर रखी हुई है, सेम डेफिनेशन कहां पर रहेगी, कंपनीज एक्ट 2013 में। डन। अब केएमपी को डिफाइन करते हुए उन्होंने ये कहा है सेक्शन 203 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विथ रूल 8 क्या कहता है कि कंपनी सेक्रेटरी केएमपी की पोजीशन पर आएगा। केएमपी मतलब क्या होता है, की मैनेजरियल पर्सनल। कुछ लोग होते हैं जिनके बिना कंपनी कभी भी नहीं चल सकती है, तो दे आर द मेन की पर्सनल जिसके बिना ये पर्टिकुलर चीज नहीं चल सकती है। तो वो ये कहता है कि एवरी लिस्टेड कंपनी and every other public company having paid up share capital of 10 करोड़ और more। बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिमिट बहुत जरूरी है। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से समझिए। पहला, every listed company and every other public company having paid up share capital of 10 करोड़ और more shall have whole time की मैनेजरियल पर्सनल। आया बेटा। अब की मैनेजरियल पर्सनल में कौन कौन आएगा, तो उन्होंने बोला मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो भाई साहब नहीं है तो मैनेजर, या फिर इनके एब्सेंस में कोई भी होल टाइम डायरेक्टर। नेक्स्ट इज कंपनी सेक्रेटरी एंड थर्ड वन इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। केएमपी की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा, तो सेक्शन 203 ये कहता है कि हर लिस्टेड कंपनी और हर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, उन्हें क्या अपॉइंट करना पड़ेगा, एक केएमपी अपॉइंट करना पड़ेगा। केएमपी में कौन कौन आएगा, एमडी, सीईओ, मैनेजर, तीनों में से कोई एक, या फिर होल टाइम डायरेक्टर। डन। इसके बाद आएगा कंपनी सेक्रेटरी एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। रूल 8A भी आया है जो ये कहता है कि हर एक प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, उन्हें होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा। डन। प्राइवेट कंपनी में सिर्फ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना है, सारे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर ये नहीं बोल रहे वो। रूल 8A में उन्होंने सीएस का स्कोप बढ़ाया और ये कहा कि हर एक प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा। Now what are the functions of company secretary? तो उन्होंने बोला functions of company secretary 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला, टू रिपोर्ट अबाउट द बोर्ड, टाइम टू टाइम बोर्ड को गाइड करना कि बेटा क्या क्या लॉ है, क्या क्या लॉ में चेंजेस आया है, हमको किस तरीके से ये फॉलो करना है, हमारी कंपनी पर ये एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। सेकेंड, उन्होंने बोला टू एंश्योर दैट कंपनी कंप्लाइज विद एप्लीकेबल सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। बेटा सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड मतलब होता है कि हर कंपनी में एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए आईसीएसआई ने सर्टेन स्टैंडर्ड्स बनाए हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कंपनी, हर कंपनी में जो बेसिक चीजें होती है वो आपको एज इट इज फॉलो करना पड़ेगी। तो उसे क्या बोला जाएगा, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट इज टू डिस्चार्ज सच अदर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। इसके अलावा भी अगर कोई ड्यूटीज है तो वो फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, कंपनी सेक्रेटरी। नाउ व्हाट आर द ड्यूटीज, बोर्ड को रिपोर्ट करना पहली चीज बेटा। दूसरा, उन्होंने बोला कि कंपनी सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है। तीसरा, डायरेक्टर्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि भाई किस तरीके से कंपनी में काम करना, डिसीजन लेना है। फिर मीटिंग्स को कन्वीन करना, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग और कमिटीज मीटिंग बनाना, मिनट्स बनाना उसके। इसके बाद अप्रूवल लेना बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग के। इसके बाद अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटीज के सामने प्रेजेंट करना कि भाई कंपनी के बिहाफ पर। इसके बाद बोर्ड को असिस्ट करना इन कंडक्टिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, टू असिस्ट एंड एडवाइज द बोर्ड इन एंश्योरिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टू डिस्चार्ज सच अदर ड्यूटीज एज हैव बीन स्पेसिफाइड अंडर द एक्ट एंड सच अदर ड्यूटीज एज मे बी स्पेसिफाइड या असाइंड बाय बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर आप टाइम टू टाइम बोर्ड आपको बोलते जाएगा आपको ये काम करना पड़ेगा, यू नीड टू परफॉर्म दैट फंक्शन। क्लियर है?
डन। नेक्स्ट इज कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। अब बेटा ध्यान से समझिए, जैसे ही आप आईसीएसआई के मेंबर बनते हैं, मतलब बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी के पास सबसे शुरुआत में दो ऑप्शन रहते हैं, या तो बीइंग कंपनी सेक्रेटरी आप किसी कंपनी में जाकर स्पेसिफिकली किसी कंपनी के लिए काम करें, या फिर आप अपना खुद का एक प्रैक्टिस सेटअप करें जहां पर आप वेरियस कंपनीज को कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब भी आप वेरियस कंपनीज को वेरियस क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसे बोला जाएगा कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। सेक्शन 2 सब क्लॉज 25 ये कहता है कंपनीज एक्ट का कि कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस मतलब जो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 में बोला गया है कि ये क्या माना जाएगा, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस माना जाएगा। क्लियर। अब कंपनी सेक्रेटरी क्या क्या काम करता है, तो उन्होंने बोला ही एंगेजेस हिमसेल्फ इन द प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, जो ऑफर्स टू परफॉर्म और परफॉर्म सर्विसेज इन रिलेशन टू प्रमोशन और फॉर्मिंग incorporation, amalgamation of the and binding up of the companies। इसके अलावा वो एज अ शेयर ट्रांसफर एजेंट, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव फॉर फाइलिंग फॉर्म्स एंड इशू इन हाउस शेयर और स्टॉक ब्रोकर, सेक्रेटेरियल ऑडिटर, एडवाइजर और सर्टिफिकेट इशू करने में आपकी मदद करता है। इसके बाद वो पब्लिक में ये बताता है कि भाई मैं क्या हूँ, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। ये अलग अलग प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर करता है और इसके अलावा अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो उसके हिसाब से क्या है, सही है। डन बेटा। अब अलग अलग जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज है, जैसे बैंक के लिए आरबीआई है, लिस्टेड कंपनीज के लिए सेबी है, कंपनीज के लिए एनसीएलटी एनसीएलटी है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए आईआरडीए है, और कंपटीशन के लिए है, कंपटीशन एक्ट के लिए है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, रियल एस्टेट के लिए है रेरा, और लिस्टेड कंपनी के लिए एक और है स्टॉक एक्सचेंज। तो ये जितनी भी अथॉरिटीज है, इनके सामने प्रेजेंट होने की जिम्मेदारी, कंपनी को रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। क्लियर है बेटा। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सेक्रेटेरियल सर्विसेज की कंपनी जो है वो कॉर्पोरेट सीएस जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वो टाइम टू टाइम क्या करता है, कंपनी का फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन देखता है, आरओसी को फाइलिंग करता है, अलग अथॉरिटीज को फाइलिंग करता है, मेंटेनेंस ऑफ सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड, स्टैट्यूटरी बुक्स एंड रजिस्टर मेंटेन करता है, अरेंजिंग बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग और मिनट्स प्रिपेयर करता है, और इससे रिलेटेड शेयर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन से रिलेटेड सारे की सारे काम परफॉर्म करता है। अब समझिए बेटा, 3 तरीके के ऑडिट होते हैं। ऑडिट क्या होता है सर? तो ऑडिट मतलब होता है कि आप जाकर पोस्टमार्टम एनालिसिस कर रहे हो या फिर इन डेप्थ कंपनी के बारे में पूरा एनालिसिस कर रहे हो कि कंपनी एक्चुअली लॉ का पालन करते हुए सारी के सारे डॉक्यूमेंट्स या सारे के सारे कंप्लायंसेस सिस्टमेटिक मैनर में परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर बेटा। ऑडिट मतलब समझ में आया। अब ऑडिट बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है फाइनेंशियल ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, दूसरा है सेक्रेटेरियल ऑडिट, तीसरा है कॉस्ट ऑडिट। कंपनी पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है, इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन है या नहीं है, ये फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड जितनी भी चीजें मेंटेन रहती है उसे क्या बोला जाएगा, फाइनेंशियल ऑडिट। दूसरा है सेक्रेटेरियल ऑडिट। सेक्रेटेरियल ऑडिट क्या कहता है कि भैया कंपनी के ऊपर जितने भी लॉ एप्लीकेबल है, कंपनी उस लॉ का प्रॉपर कंप्लायंस फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है, उसे बोला जाएगा सेक्रेटेरियल ऑडिट। और कंपनी कॉस्ट से रिलेटेड, किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी कॉस्ट अकाउंट मेंटेन करना है आपको कि भाई ये गुड्स आया तो रॉ मटेरियल कितने का आया, उसमें फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, ये पूरी डिटेल सिस्टमेटिक मैनर में मेंटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये देखता है कॉस्ट ऑडिट। तो बेटा ये जो है फाइनेंशियल ऑडिट आपके सीए भाई साहब करते हैं, कंपनी सेक्रेटेरियल ऑडिट आपके कंपनी सेक्रेटरी करते हैं, एंड कॉस्ट ऑडिट जो है आपका सीडब्ल्यू कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट वाले पोर्शन काम करता है, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। क्लियर है। नेक्स्ट इज सेक्रेटेरियल
ऑडिट। सेक्रेटेरियल ऑडिट सेक्शन 204 क्या कहता है? एवरी लिस्टेड कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी एंड एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़ और मोर, ठीक है बेटा, एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़ और मोर, और एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 250 करोड़ और मोर, और एवरी कंपनी, ध्यान से समझना बेटा, लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी या फिर कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट हो पब्लिक हो हमको मतलब नहीं है, अगर उसने क्या किया है, आउटस्टैंडिंग लोन्स बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 100 करोड़ या उससे ज्यादा किया हुआ है, तो उसको क्या करना पड़ेगा बेटा? सेक्रेटेरियल ऑडिट कराना पड़ेगा कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस से, और वो सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म रहेगा MR3। क्लियर है? हर कंपनी की ये ड्यूटी रहेगी कि वो कंपनी सेक्रेटरी को सारी फैसिलिटीज और असिस्टेंस प्रोवाइड करे ताकि वो क्या कर पाए? सेक्रेटेरियल ऑडिट कर पाए। क्लियर है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी रहेगी कि ये बोर्ड रिपोर्ट में लिखे, ऑब्जर्वेशंस बताएं कि भैया कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस ने हमारी रिपोर्ट में क्या क्या कहा है। क्लियर बेटा? अब कॉर्पोरेट लॉज एडवाइजरी एंड रिप्रेजेंटेशन ये कहता है कि कंपनी कंप्लायंस ऑफ लीगल एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स, ये कहता है कि भैया कंपनी सेक्रेटरी ये काम प्रोवाइड करेगा। पहला सेबी रिलेटेड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, फेमा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, डिपॉजिटरीज, एनवायरमेंटल, लेबर लॉज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मर्जर अमलगमेशन, फॉरेन कोलैबोरेशन, सेटिंग अप सब्सिडरीज अब्रॉड, कॉम्पिटिशन लॉ, IPR, रेरा, आर्बिट्रेशन, ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा इनकी जितनी भी अथॉरिटीज है, रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज, उन अथॉरिटीज के सामने जाकर कंपनी को रिप्रेजेंट भी कर सकता है कंपनी सेक्रेटरी। डन। फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड सर्विसेज भी कौन प्रोवाइड करता है? कंपनी सेक्रेटरी। की अगर कोई कंपनी अपना इशू लेकर आ रही है, लिस्टिंग लेकर आ रही है, तो उसमें एडवाइस करना, उनकी रिपोर्ट्स प्रोवाइड बनाना कि ये प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं है, लोन को सिंडिकेशन कराना अलग अलग बैंक से, सारे डॉक्यूमेंट्स की ड्राफ्टिंग करना, लोन के डॉक्यूमेंटेशन करना, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनाना कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है ये किसी और को अटैच तो नहीं है। इसके बाद लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज चेक करना, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स करना, बायबैक करना एंड रेजिंग ऑफ फंड्स। इंडिया के बाहर जाकर सिक्योरिटीज इशू करके फंड्स रेज करने का काम भी किसका रहेगा? कंपनी का। और कंपनी को एड एंड एडवाइस कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है तो ये पूरा की पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन से कौन मेंटेन करेगा? CS मेंटेन करेगा। फिर सिक्योरिटीज कंप्लायंस एंड सर्टिफिकेशन सर्विसेज की कोई भी लिस्टेड कंपनी कोई भी डॉक्यूमेंट अगर सेबी को या स्टॉक एक्सचेंज को भेज रही है तो मैंडेटरीली सर्टेन रिपोर्ट्स के ऊपर कंपनी सेक्रेटरी का सील साइन सिग्नेचर होना जरूरी है। तो ये होता है सर्टिफिकेशन सर्विसेज। तो ये सर्टिफिकेशन सर्विसेज इन अथॉरिटीज से रिलेटेड, इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड किसका काम रहेगा? कंपनी सेक्रेटरी। अदर देन दिस फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सर्विसेज भी CS प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज टैक्स से रिलेटेड एडवाइजेज। मेनली बेटा टैक्सेशन से रिलेटेड काम CA का रहता है, बट एडवाइजरी सर्विसेज, रिव्यू करना डॉक्यूमेंट्स और कंपनी को अथॉरिटीज के सामने, ट्रिब्यूनल के सामने रिप्रेजेंट करने का काम किसका रहेगा? CS का। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ट्रेड एंड WTO सर्विसेज। ये भी कौन देखेगा? इंटरनेशनल अथॉरिटीज के सामने अगर कोई एडवाइजिंग है या फिर कोई आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन है तो वो भी कौन देख सकता है? CS देख सकता है। अदर देन दिस मैनेजमेंट सर्विसेज, तो जनरल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, अलग अलग पब्लिक रिलेशन मेंटेन करना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ ध्यान देना, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT से रिलेटेड कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं, पॉलिसीज क्या रहेगी, सिक्योरिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट मेंटेन करना, ये पूरा की पूरा काम किसका रहेगा? CS का रहेगा। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैंने आपको ये बताया कि CS किसके थ्रू गवर्न होता है। दो टाइप के सिनेरियोज या बाइफर्केशन जिस फील्ड में CS इनिशियली काम कर सकता है वो क्या रहेगा? CS को क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करना पड़ेगी, क्या क्या ड्यूटीज रहेगी, और CS को स्कोप क्या क्या रहता है। इसी के साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच बेटा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।